हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सीएसएस के ट्यूटोरियल की वीडियो के साथ में। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे सीएसएस की चीज़ों के बारे में बात करी, जैसे सीएसएस के सिलेक्टर, सीएसएस का आईडी टैग, सीएसएस की क्लास क्या होती है, और लास्ट की रिसेंट वीडियो में हमने सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी है। तो आज की वीडियो में हम एक सीएसएस के नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सीएसएस इंटरनली वर्क करता है, कैसे इंटरनल पार्स होता है ब्राउजर में, और उसी के साथ आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से सीएसएस का बॉक्स मॉडल काम करता है। हाँ, तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पे आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारी सीएसएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो गाइस जल्दी से जाके सीएसएस की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी वेब डिजाइनिंग आपकी तरह अच्छी अच्छी वेबसाइट को डिजाइन कर सके। तो गाइस, चलिए आज की हमारी वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी तक हम सीएसएस के कुछ बिगिनर लेवल पे टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे थे। अब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे और एडवांस लेवल पे जाने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा सीएसएस काम कैसे करता है। तो गाइस, जब भी आप किसी वेबसाइट या फिर किसी वेब पेज को लोड करते हैं तो नंबर ऑफ फाइल जैसे कि एचटीएमएल की फाइल, सीएसएस, मीडिया और जावास्क्रिप्ट की फाइल आपके सर्वर से लेके आपके पीसी में लोड होती है, और ये जो प्रोसेस है वो नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होती है, एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है। और आगे की वीडियो में हम इसी स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम इन स्टेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स में क्या होगा, जो हमारा एचटीएमएल फाइल है वो सर्वर से लोड होकर आपके ब्राउज़र तक आएगी। ब्राउज़र उस एचटीएमएल फाइल को पार्स करेगा और आपके ब्राउज़र उस एचटीएमएल फाइल का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट करेगा। तो गाइस, डॉम क्या होता है? डॉम बेसिकली एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है एचटीएमएल का। जब भी एचटीएमएल फाइल ब्राउज़र में लोड होती है और ब्राउज़र उस एचटीएमएल फाइल को पार्स करता है, तो ब्राउज़र उस एचटीएमएल फाइल का डॉम क्रिएट करता था। डॉम में जितने भी हम एलिमेंट क्रिएट करते हैं उस एचटीएमएल फाइल का, उसका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाए जिसमें एक पेरेंट्स होगी, उसकी चाइल्ड नोड्स होगी और उसकी सिबलिंग नोड्स होगी। डॉम का हेल्प से हम एचटीएमएल फाइल या फिर एचटीएमएल पेज को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं और एफिशिएंटली डिज़ाइन कर सकते हैं। और डॉम का यूज़ करके हमारे जो एचटीएमएल की डीबगिंग है वो भी ईज़ी हो जाती है। तो हमारा डॉप सक्सेसफुली प्रोसेस होने के बाद हमारी मेमोरी के पास जाएगा, जिसमें से हमारा जो सीएसएस की फाइल्स होगी, मीडिया फाइल्स होगी और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होगी, वो तीनों को सेपरेट करके हमारे ब्राउज़र को प्रोवाइड करा देगा, जिससे हमें स्टाइलिंग, मीडिया और जावास्क्रिप्ट हमारे वेबसाइट में शो होगी। तो गाइस, जब भी हमारी वेबसाइट लोड होती है तो सबसे पहले सीएसएस लोड होती है, मीडिया फाइल लोड होती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड होती है। जावास्क्रिप्ट के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस के बारे में बात करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक होने वाला है। तो गाइस, अब आप इस इमेज को देख के समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारा एचटीएमएल और सीएसएस की फाइल लोड होगी। सबसे पहले हमारी एचटीएमएल की फाइल लोड होगी, फिर ब्राउज़र उस एचटीएमएल की फाइल को पार्स करेगा, उसका डॉम क्रिएट करेगा और ब्राउज़र उसी एचटीएमएल की फाइल का मेमोरी का यूज़ करके सीएसएस को लोड करेगा और सीएसएस को उस डॉम के साथ पार्स करके हमें डिस्प्ले कराता है। तो गाइस, अब हम बात करने वाले यूनिट्स की, जो एचटीएमएल सीएसएस में हम यूनिट्स यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो एचटीएमएल सीएसएस में दो तरह की यूनिट होती है, एक होती है रिलेटिव यूनिट और दूसरी होती है एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट आर फिक्स्ड एंड दे आर Absolute unit are fixed and they are not relative to anything else and they are considered to always be the same। जैसे कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, पिक्सल, पॉइंट्स एंड पिकास। तो जैसा आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स में आपके सामने सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इंचेस है। तो इन सब जो भी यूनिट है, इनकी जो साइज है, इनकी जो लेंथ और विड्थ है, तो वो हमेशा सेम होती है, ये कभी चेंज नहीं होती। जैसे सेंटीमीटर है वो 96 पिक्सल या फिर 2.54 होता है, और 1 मिलीमीटर आप देख सकते हैं कि 110 सेंटीमीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर कंसिस्ट करता है। 1 इंचज में आप देख सकते हैं कितने पिक्सल्स होते हैं, तो एक पिक्सल में कितने इंचेस होते हैं, तो आप देख सकते हैं। और अभी इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं रिलेटिव यूनिट्स की। तो रिलेटिव यूनिट्स क्या होता है? रिलेटिव यूनिट्स आर रिलेटिव टू समथिंग else and perhaps the size of a parent elements one and the size of viewport। तो सबसे हम पहले बात करने वाले रिलेटिव एलिमेंट्स में परसेंटेज की। तो परसेंटेज की बात करने के लिए मैं यहाँ पे कोड डॉट आईओ में आ चुका हूँ। कोड डॉट आईओ आप भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट एचटीएमएल सीएसएस को अंडरस्टैंड और एचटीएमएल सीएसएस के प्रोग्राम या फिर वेब डेवलपमेंट में यूज़ होने वाला सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। इसमें आप जो आपका जो भी एचटीएमएल और सीएसएस का वर्क है वो रिमोटली कर सकते हो, आपके मोबाइल में भी कर सकते हो। और अगर आप किसी बाहर हो और आपको एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू आपको स्टडी करनी है तो आप कोड पेन डॉट आईओ का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप कोड पेन पे एक आईडी बना लो और आप कोड पेन पे आपकी रिपोजिटरी बना के नए नए प्रोजेक्ट कोड पेन पे भी डाला करिए। तो यहाँ पे हमने एक H1 टैग बना दिया है। तो H1 टैग की मैं यहाँ पे परसेंटेज से लेके, जैसे H1 टैग की यहाँ पे स्टाइलिंग में प्रोवाइड कराऊंगा। तो जैसे मैं फंट यहाँ पे फंट साइज लिख के और फंट साइज को यहाँ पे मैं कर दूंगा 10%। अगर मैं कर दूंगा तो आप देख सकते हैं जैसे इसको फंट साइज को मैं 10% करूंगा तो जो हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट है, यानी जो पूरा पेज है कोड पेन डॉट आईओ का, तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको जैसे जो हमारा बैकग्राउंड का पेज है तो उसके हिसाब से इसकी जो फंट साइज है वो पूरे डॉक्यूमेंट की 10% हो गई है। तो जैसे मैं इसको 20 कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी साइज अब बढ़ जाएगी थोड़ी। तो जैसे मैं इसको 30 कर दूंगा और इसको सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी साइज़ है वो बढ़ चुकी है 20। वापस अगर मैं इसको वापस 20 कर दूंगा
20 कर दूंगा और इधर परसेंटेज लगा दूंगा, तो आप देख सकते हैं इसकी साइज छोटी हो गई है। और इसको अगर 50 कर देंगे तो वापस इसकी साइज बढ़ गई है। तो इस तरह से आप परसेंटेज का यूज करके रिलेटिव रिलेटिव फंड साइज क्रिएट कर सकते हैं। तो दूसरा हम बात करने वाले ईएम की। ईएम होता है रिलेटिव टू द फंड साइज ऑफ द एलिमेंट, यानी जो फंड एलिमेंट की फंड साइज होती है उसके रिलेटिव होता है। तो इसका भी हम यूज करके एक बार देख लेते हैं कि तो जैसे फंड साइज में H1 टैग की फंड साइज में अगर मैं 1 ईएम लिखूंगा और इसको सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं इसकी साइज है तो वो HTML डॉक्यूमेंट के जो हमारा पैराग्राफ टैग का नॉर्मल होता है उसके जितनी हो गई है। अगर मैं इसको 2 ईएम कर दूंगा तो आप देख सकते हैं उसकी साइज अब थोड़ी बढ़ चुकी है। और तीसरा होता है REM फंड साइज ऑफ द रूट एलिमेंट। तो REM का क्या मतलब होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक डिव टैग क्रिएट कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे एक डिव टैग क्रिएट कर देता हूँ और डिव टैग में लिख दूंगा हेलो और उसके डिव टैग के अंदर ही एक पैराग्राफ टैग क्रिएट करूंगा और इसके अंदर लिखूंगा वर्ल्ड, एक हेलो लिखा और एक वर्ल्ड लिखा और डिव टैग है उसकी स्टाइलिंग प्रोवाइड करूंगा। डिव टैग की जो फंड साइज है, डिव टैग की फंड साइज को मैं कर दूंगा 48 पिक्सल, जो कि एब्सोल्यूट साइज है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा डिव टैग है और पैराग्राफ टैग दोनों की जो वो हाइट होती है वो चेंज हो चुकी है। अगर मैं पी एलिमेंट वापस यहाँ पे सिलेक्ट करके अगर जो फंड साइज है उसकी जो फंड साइज है उसको मैं कर दूंगा 1 REM। तो आप देख सकते हैं इसकी जो फंड साइज है वो जो हमारा पूरा HTML का डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से नॉर्मल हो चुकी है। और अगर मेरे को वापस डॉक्यूमेंट के एलिमेंट जितनी इसकी फंड साइज करनी है तो यहाँ पे मैं जैसे 2 REM लिखूंगा तो इससे डबल हो गई है और 1 लिखूंगा तो वापस छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से आप REM और इसका यूज़ करके फंड साइज का कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा समझ सकते हैं। उसमें और भी कोई रिलेटिव है यूनिट्स होती है जैसे कि विड्थ, जैसे कि व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट मिनिमम, व्यू पोर्ट मैक्सिमम। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं CSS के बॉक्स मॉडल की। CSS के बॉक्स मॉडल को आप इमेज में समझ सकते हैं। जो कंटेंट एरिया होता है उसके बाहर वाला एरिया होता है पैडिंग, जिसमें चार एरिया में पैडिंग होती है। सबसे पहले होती है पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग बॉटम। उसके बाहर होती है बॉर्डर, उसके बाहर होती है मार्जिन और उसके बाद होती है जो सराउंडिंग होती है कंटेंट की वो। तो अभी मैं आगे वीडियो में VS कोड के थ्रू आपको समझाऊंगा बॉक्स मॉडल को और डीप में। तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं CSS के बॉक्स मॉडल के बारे में। तो बॉक्स मॉडल के बारे में बात करने से पहले सिंपली मैं यहाँ पे VS कोड में एक नई फाइल बना था जिसमें मैं लिखूंगा बॉक्स मॉडल डॉट HTML। बॉक्स मॉडल डॉट HTML के बाद सिंपली मैं एक यहाँ पे नया CSS का जो कंटेंट होता है स्टार्टर टेम्पलेट वो लोड करके टाइटल में लिख दूंगा बॉक्स मॉडल। और यहाँ पे जो हमारा लाइव सर्वर पर ओपन हो रहा है उसमें जो बॉक्स मॉडल वाली हमारी फाइल है उसको यहाँ पे सिंपली ओपन कर दूंगा। ओपन करने बाद सिंपली यहाँ पे एक H1 टैग लिख रहा हूँ। H1 टैग में हेलो वर्ल्ड लिख के मैं चेक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लाइव सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। बॉक्स मॉडल के लिए सिंपली मैं आपको बॉक्स मॉडल समझा दूंगा। तो बॉक्स मॉडल समझाने से पहले सिंपली क्या करूँगा, मैं एक डिव बनाऊंगा जिसकी क्लास में दे दूंगा रैपर। एक डिव बनाऊंगा उसकी क्लास दूंगा रैपर और उस डिव के अंदर एक और डिव बनाऊंगा जिसकी क्लास दूंगा मैं बॉक्स वन। और बॉक्स वन वाली क्लास के बाद उसी बॉक्स वन वाली में एक और डिव क्रिएट करूंगा जिसकी मैं क्लास दूंगा बॉक्स टू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 डिव क्रिएट कर दिए जिसका एक डिव है बॉक्स वन और दूसरा डिव है हमारा बॉक्स टू। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स वन और बॉक्स टू हमारे डिव यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपली मैं एक टाइटल टैग के बाद एक स्टाइल टैग लगा दूंगा। स्टाइल टैग के बाद सिंपली मैं जो हमारी रैपर वाली क्लास है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा क्लास सिलेक्टर का यूज़ करके। और जो हमारे रैपर वाली क्लास है उसका बैकग्राउंड कलर है, मैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है उसको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करा दूंगा और यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो जैसे कि मैंने पहले बात करी थी मार्जिन पैडिंग और इनके बारे में, तो यहाँ पे जो मार्जिन है तो जहाँ पे पैडिंग है हमारी हम यहाँ पे पैडिंग प्रोवाइड करा देंगे इसको। और पैडिंग में यहाँ पे लिख देंगे सिंपली हम 25 पिक्सल। अब जैसे 25 पिक्सल लिखने के बाद में आप देख सकते हैं हमारा जो बॉक्स है वो थोड़ा पैडिंग आ चुकी है। हमारे जो अंदर वाले चाइल्ड डिव है उन दोनों को पैडिंग प्रोवाइड हो चुकी है। तो अब मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये बॉक्स मॉडल काम करता है हमारा। तो अभी मैं जो है ये ऊपर के जो डिव है इसको सिंपली कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपली एक ही लिख दूंगा मेन डिव। तो हमारा रैपर वाला है वो वाला डिव लिख दूंगा यहाँ पे। और बॉक्स मॉडल समझाने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, इंस्पेक्ट पे जाऊँगा और जो बॉक्स मॉडल समझाने के लिए आप देख सकते हैं एक डब्बा शो हो रहा होगा यहाँ पे। तो ये डब्बा क्या होता है, ये सबसे पहले होता है इधर मार्जिन और उसके बाद होती है बॉर्डर, उसके बाद होती है पैडिंग और सबसे लास्ट में होता है हमारा कंटेंट। तो सबसे पहले बाहर तो होती है मार्जिन। तो मार्जिन को समझने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मार्जिन लिखूंगा। और मार्जिन लिखने के बाद मार्जिन अगर मैं 25 पिक्सल सिलेक्ट कर दूंगा तो आप देख सकते हैं मार्जिन को जैसे मैं सेव करूँगा तो आपके सामने देख सकते हैं जो हमारा डिव था तो उसके बाहर की जो मार्जिन है वो यहाँ पे 25 पिक्सल सिलेक्ट होगी। यानी जो आउटर आउटर एरिया है उस और हमारा जो मेन कंटेंट है डिव का बॉर्डर है आउटर डिव आउटर एरिया और बॉर्डर के बीच 25 पिक्सल का एक एरिया सिलेक्ट हो गया। इसको हम छोटा बड़ा जैसे मैं इसको 10 कर देता हूँ, 10 पिक्सल कर दूंगा तो आप देख सकते हैं। तो अब जो ऊपर से लेके नीचे तक का एरिया है वो 10 पिक्सल सिलेक्ट हो गया है। और उसके बाद मैं बॉर्डर के बारे में बात करूँ तो बॉर्डर क्या होती है, बॉर्डर में यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा 10 पिक्सल
सॉलिड लिख दूंगा और यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं अब जो हमारा डिव है उस पर जो बॉर्डर आ चुकी है 10 पिक्सल की। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि जो अब जैसे मैं इधर मार्जिन पे क्लिक करूंगा, मार्जिन पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं मार्जिन मार्जिन वाला कलर यहाँ पे हमको शो हो रहा है। उसके बाद बॉर्डर पे जब मैं ओवर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बॉर्डर है वहाँ पे ओवर कर रही है, और यहाँ पे बॉर्डर है वो ओवर कर रही है, पैडिंग कर रहे हैं तो पैडिंग ओवर कर रही है। और जैसे मैं इधर कंटेंट लिख रहा हूँ तो ये कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जो पैडिंग होती है, पैडिंग और ये, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि पैडिंग वर्सेस मार्जिन में डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है। तो पैडिंग और मार्जिन के डिफरेंस के लिए यहाँ पे जो मैंने लास्ट टाइम डिव बनाए थे लास्ट में, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे जो हमारा पेज है वो सिंपली यहाँ पे लोड कर देता हूँ मैं वापस हमारा पेज को। और यहाँ पे जो ऊपर रैपर है वो बिल्कुल रैपर वैसा का वैसा ही रह देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो बॉक्स 1 वाली क्लास का जो डिव है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं उस डिव का जो बैकग्राउंड कलर है उस डिव का बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ एक्वा। और जो उसकी और इस वाले डिव में अगर मैं मार्जिन प्रोवाइड कराऊंगा 10 पिक्सल की, और जो एक और जो बॉक्स 2 वाली क्लास वाला डिव है उसका बैकग्राउंड कलर मैं दे दूंगा ब्लू प्रोवाइड करा देता हूँ। और यहाँ पे उसका जो इस बार पहले वाले बॉक्स में मैंने मार्जिन प्रोवाइड करी थी और इस वाले बॉक्स में मैं पैडिंग प्रोवाइड करूँगा और पैडिंग में लिखूंगा 10 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं मार्जिन में जो एरिया है वो अलग तरह से शो हो रहा है। जैसे मैं अगर ये माउस मेरा इधर लेके जाऊँ तो जो ये वाला है इसमें मार्जिन है, जो मार्जिन तो वो मार्जिन आउटर सरफेस से आ रहा है, लेकिन जो पैडिंग होती है वो इनर जो टेक्स्ट एरिया है उससे बॉर्डर तक की पैडिंग होती है। और मार्जिन में जो आउटर एरिया है उससे बाहर की तरफ से पैडिंग होती है, और पैडिंग में अंदर की तरफ से स्पेस प्रोवाइड करा जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है, आपको शो भी करके बता दिया वीएस कोड में। तो गाइस अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सीएसएस स्टाइलिंग लिस्ट। इस टॉपिक के अंदर हम सीएसएस का यूज करके जो हमारी लिस्ट होती है अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट उसको हम स्टाइल प्रोवाइड करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे हम हमारे वीएस कोड में आ चुके हैं। वीएस कोड में आने के बाद सिंपली मैं एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम लिख दूंगा list.html, और उस फाइल को मैं सेव कर दूंगा। और यहाँ पे सेव करने के बाद सिंपली मैं एक लिस्ट क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे, और टाइटल में लिख दूंगा लिस्ट सीएसएस स्टाइलिंग। और जैसे मैं फाइल को यहाँ पे लोड कर देता हूँ, और लोड करने के बाद यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट मैं क्रिएट करूँगा, ऑर्डर लिस्ट। और यहाँ पे लिस्ट आइटम में मैं कुछ लिस्ट के आइटम डाल सकते हैं जैसे डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4 और डेटा 5। और इसी की तरह इसके नीचे मैं एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर दूंगा, अनऑर्डर लिस्ट को भी यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। और यहाँ पे मैंने अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करा। जैसे मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी 2 लिस्टें हैं जो वो क्रिएट हो चुकी है। फर्स्ट लिस्ट तो ये है डेटा 1 और सेकंड लिस्ट है डेटा 2। तो अब हम क्या करेंगे, लिस्ट में जो हमारी स्टाइलिंग होती है वो प्रोवाइड करेंगे। क्या करूँगा, एक स्टाइल टैग क्रिएट करूँगा। स्टाइल टैग क्रिएट करने वाला सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट होती है उसको यहाँ पे मैं सिलेक्टर यूज़ करके सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे क्या लिखूँगा कि यहाँ पे जैसे मैं लिस्ट भी लिखूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे आएंगे, लिस्ट स्टाइल आ चुकी है और भी बहुत सारे। जैसे लिस्ट स्टाइल को मैं अगर सर्कल कर दूंगा तो आप देख सकते हैं जो हमारा ऑर्डर लिस्ट है, जो सबसे पहले मेरे को करना है यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और अनऑर्डर लिस्ट को सिलेक्ट करने के लिए सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे लिस्ट स्टाइल टाइप सिलेक्ट करूँगा। और लिस्ट स्टाइल टाइप में क्या करूँगा, जो बहुत सारे आ गए जैसे डेसिमल सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे डेसिमल में नंबर शो होंगे। और अगर मैं इसको कर दूंगा ऑर्डर लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद में ऑर्डर लिस्ट सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद लिस्ट स्टाइल टाइप का यूज़ करके बहुत सारे हमारे यहाँ पे होते हैं जैसे डेसिमल लीडिंग जीरो, तो जीरो से डेसिमल स्टार्ट होने वाला स्टाइल प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिस्क लिख दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क शो होगी। और अगर डिस्क की जगह मैं यहाँ पे सर्कल कर दूंगा तो आप देख सकते हैं इसके जो मार्कर्स है वो सिंपली यहाँ पे जो हमारे मार्कर्स है वो चेंज हो रहे हैं। और अगर ऑर्डर लिस्ट में भी चाहूँ तो मैं अलग अलग स्टाइल यहाँ पे प्रोवाइड करा सकता हूँ। जैसे लिस्ट की जो पोजीशन है उसको आउटसाइड कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो लिस्ट है वो थोड़ा लिस्ट के बीच में गैप आ गया। और अगर इसको आउटसाइड कर दूंगा मैं तो आप देख सकते हैं लिस्ट अंदर की तरफ आ चुकी है। लिस्ट में और भी हम बहुत सारी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे लिस्ट पोजिशन, लिस्ट इमेज का यूज़ करके आप सिंपली इमेज होती है वो यहाँ पे सिंपली जो हमारे नंबर्स और ये डिस्क का यूज़ हो रही है मार्कर की जगह आप इमेज का यूज़ करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करी तो आप देख सकते हैं जो हमारी लिस्ट है और लिस्ट के जो आइटम्स है उसमें आप देख सकते हैं कि डेटा का यूज़ हो रहा है, इमेजेस का यूज़ हो रहा है। तो ये अभी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी लिस्ट के स्टाइलिंग आप यूज़ कर सकते हैं। और आप जैसे ही इसको इधर सिलेक्ट करके और एमडीएन रेफरेंस पे जाएंगे, एमडीएन रेफरेंस पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे जो लिस्ट है उसकी स्टाइलिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के और भी ज़्यादा लिस्ट के जो स्टाइलिंग है वो चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं सीएसएस की टेबल की स्टाइलिंग की, किस तरह से हम सीएसएस में टेबल को स्टाइल प्रोवाइड करा सकते हैं, किस तरह से टेबल के बॉर्डर डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी स्टाइलिंग की हम सीएसएस में टेबल की स्टाइलिंग की बात करने वाले हैं।
तो गाइज़ यहाँ पे हम हमारे वीएस कोड में आ चुके हैं। वीएस कोड में आने के बाद मैंने एक एचटीएमएल का पोर्टफोलियो या एक प्रोजेक्ट बनवाया था, जिसमें मैंने index.html में एजुकेशन का एक सेक्शन बनाया था, जिसमें मैंने टेबल का यूज़ किया था। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टेबल की स्टाइलिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस टेबल की स्टाइलिंग के लिए मैं सिंपली यहाँ पे हेड टैग के स्टाइल टैग के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पे स्टाइल टैग में आने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे जो हमारा टेबल वाला टैग है उसको यहाँ पे सीएसएस सिलेक्टर की मदद से यूज़ कर लूँगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे टेबल की प्रॉपर्टी, जैसे टेबल लेआउट को यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करके ऑटो करके यहाँ पे सेव कर दूँगा, तो हमारे टेबल का लेआउट यहाँ पे ऑटो हो जाएगा। और यहाँ बहुत सारी टेबल की और भी ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि टेबल लेआउट, टैब साइज़ और बहुत सारी होती है, और हम बहुत सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस स्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं वो है टेबल का बॉर्डर। तो टेबल के बॉर्डर के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, जो हमारा टेबल है, टेबल की रो है, टेबल का हेड है, और टेबल का जो डेटा है उसको यहाँ पे कंबाइन सिलेक्टर का यूज़ करके सिलेक्ट कर लूँगा। और जो बॉर्डर है हमारे टेबल की 1 पिक्सल सॉलिड कलर, जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे जितने भी टेबल है उस पे हमारा 1 पिक्सल सॉलिड आ गया। टेबल का जो हेड है उस टेबल का हेड के अंदर जो टेबल का डेटा है उसके अंदर आ गया, टेबल का डेटा है उसके अंदर भी आ गया, टेबल के रो के अंदर जो भी हमारे टेबल के जो कॉलम है, रो कॉलम और हमारे सेल है, उन सभी सेल के अंदर हमारी एक बॉर्डर आ चुकी है। उस बॉर्डर पे हम कलर भी प्रोवाइड कर, जैसे मैं यहाँ पे रेड लिख दूंगा और यहाँ पे सेव कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कलर जो हमारा है बॉर्डर का वो रेड हो। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारी बॉर्डर है वो दो अलग अलग डिजाइन में शो हो रही है। तो ये दिखने में थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जो बॉर्डर है, बॉर्डर का रेडियस, बहुत सारी बॉर्डर की स्टाइलिंग होती है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जो बॉर्डर कॉलेप्स बॉर्डर फिर लिखें कॉलेप्स, तो बॉर्डर कॉलेप्स नाम का फीचर यूज करके जैसे मैं यहाँ पे कॉलेप्स सर्च करके यहाँ पे सेव कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं जो भी हमारा बॉर्डर के जो एक्स्ट्रा बॉर्डर थी हमारी टेबल की, वो यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे सेपरेट का यूज़ करेंगे तो वापस वो जो एक्स्ट्रा बॉर्डर थी वो वापस यहाँ पे शो हो गई है। और यहाँ पे अगर कोलैप्स यूज़ कर लेंगे तो जो एक्स्ट्रा में जो भी हमारा बॉर्डर होगी रेड कलर की, वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टेबल का हेड है, तो अब हम क्या करेंगे, जो पैडिंग है वो पैडिंग यहाँ पे कर देंगे, 5 पिक्सल की यहाँ पे पैडिंग प्रोवाइड करा देंगे, तो जो हमारा टेबल है वो अब थोड़ी बड़ी लग रही है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम टेबल का जो हेड है उसमें बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करा देंगे। जैसे टेबल का हेड में सिलेक्ट करके जो बैकग्राउंड कलर है हमारा, उसको मैं यहाँ पे चॉकलेट सिलेक्ट कर देता हूँ। और जैसा आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर जैसे ही हमने चॉकलेट सिलेक्ट किया, तो जो हमारा हेड है टेबल का वो चॉकलेट रंग का हो चुका है। और उसके बाद हम जो टेबल का डेटा है उसके अंदर भी अलग रंग प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे टेबल का डेटा को मैंने सिलेक्ट करा और इसके करस्पॉन्डिंग के रिस्पेक्टिव एक डेटा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं अब जो हमारी टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। तो इस तरह से आप भी टेबल का यूज़ करके, टेबल स्टाइलिंग का यूज़ करके काफ़ी सारी स्टाइलिंग टेबल की प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे जैसे ही मैं इधर एमडी रेफरेंस पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगा, जिसका यूज़ करके, जिसको आप पढ़ के और भी अलग अलग तरह की यहाँ पे स्टाइलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। काफ़ी सारी यहाँ पे स्टाइलिंग पहले से दे रखी है, जिसको पढ़ के आप सी एस एस के टेबल की स्टाइलिंग में मास्टर हो सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कि सीएसएस को किस तरह से एचटीएमएल पार्स करता है, सीएसएस किस तरह से काम करती है। नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी सीएसएस के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक सीएसएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो गाइज जल्दी जाकर सीएसएस की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए सीएसएस की प्लेलिस्ट। और एचटीएमएल की प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जो हमने हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड कर रखी है। और हमने एक एचटीएमएल का प्रोजेक्ट भी यहाँ पे अपलोड कर रखा है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि चैनल पे आने वाले अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको सीएसएस की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।